Hello friends, my name is Abhishek and today I am going to start with the first module, that is stresses and strains. But stresses and strains को start करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है. So पहले हम वो बेसिक चीजें जान लेंगे एंड उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे. ठीक है. So we are studying strength of materials एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या चीज से डील कर रहे हैं वही पता नहीं होता. सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मैकेनिक्स. आई होप आपको पता होगा मैकेनिक्स होता क्या है. इन केस नहीं भी पता होगा तो जब भी हम किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से बॉडी पे कुछ इफेक्ट आता है, राइट. एंड उसी इफेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स. ठीक है. सो जब हम अगर बॉडीज की बात कर रहे हैं तो बॉडीज कितने टाइप की होती है हमें वो भी पता होना जरूरी है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज. A body can be rigid or a body can be non-rigid. अब जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के शेप एंड साइज में कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं. अगर चेंजेस आते हैं तो हम उसे बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी एंड इनकेस चेंजेस नहीं आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज. ठीक है. सो फर्स्ट चीज हमने देख ली कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है. सेकेंड चीज हमने देख ली कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के. अब ये रिजिड बॉडीज के बारे में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ ली है. एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडीज के साथ डील करेंगे. सो वी कैन से कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज. ठीक है. सो हमने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के. अब बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है, राइट. बट हम यूजुअली बॉडी को 3 एक्सिस में डिफाइन करते हैं. ठीक है. सपोज ये मेरी एक बॉडी है. तो इस एक्सिस को हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं. एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो भी एक्सिस होता है उसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. अब ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है. इट इज अ एक्सिस अलोंग विच बॉडी लॉन्गेस्ट होती है. ठीक है. अब ये हमारी बॉडी है, इसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन ये है. सो ये एक्सिस हमारी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होगी. ओके. एंड जब भी हम कोई भी एक सेक्शन अगर कट करते हैं, द सेक्शन मेकिंग 90 डिग्रीज विद द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज अ क्रॉस सेक्शन. ओके. सो दिस वुड बी द क्रॉस सेक्शन. एंड अगर हमने कोई एंगल के साथ सेक्शन कट किया तो ये जो प्लेन बनेगा इसे हम बोलेंगे ऑब्लिक सेक्शन. आई नो ये काफी बेसिक चीज है बट बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये बताना जरूरी है. अब हमने देख लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज क्या होती है एंड बॉडी में एक्सेस क्या क्या होते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स क्या होते हैं हमें वो भी पता होना जरूरी है. सो लोडिंग एक्सियल हो सकता है, लोडिंग ट्रांसवर्स हो सकता है, या फिर लोडिंग शेयर हो सकता है. एक्सियल लोड वो लोड होता है जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगे. अभी जैसे ये हमारी बॉडी थी, ये था हमारा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. सो जब भी लोड लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल में लगेगा
तो उसे हम बोलेंगे एक्सियल लोड। ओके, अगर लोड किसी भी प्लेन के पैरेलल में लगे, सपोज ये हमारा प्लेन था एंड इसके पैरेलल में लगे, तो उसे हम बोलते हैं शियर फोर्स। ओके, एंड अगर लोडिंग हमारी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। व्हाट माय पॉइंट? सो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये हमें पता होना जरूरी है हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले। ओके, सो अभी तक हमने बेसिक्स देख लिए थे एंड अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक बॉडी है एंड मैं इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं और मैं इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, बट क्या ये डिफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट? सो हमें पता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। सो इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बेसिकली जब भी हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगाते हैं एंड उसे डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये बॉडी क्या करती है ना, अपने अंदर होने वाले सारे चेंजेस को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी ने अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप कर लिया, राइट? तभी तो डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा ना। सो इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से जनरेट होता है स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस को और अच्छे से समझने के लिए सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारी एक बॉडी है एंड हमने दोनों तरफ से इस पे टेंसाइल फोर्स लगा दिया। हम चाहते थे कि ये बॉडी डिफॉर्म हो, बट ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई, विच मीन्स कि बॉडी ने अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स है पी एंड इसका ये मतलब है कि बॉडी ने अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। ठीक है, अब बॉडी ने कितना इंटरनल फोर्स डेवलप किया वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, एंड वो जानने के लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। अब मेथड ऑफ सेक्शन क्या बोलता है ना कि आपको कभी भी कहीं पे भी फोर्स निकालना है तो एक सेक्शन काट लो, बॉडी का एफबीडी बनाओ और बस बैलेंस कर दो। ठीक है, सो सपोज ये हमने एक सेक्शन काट लिया एक्स एक्स, ये हमारा हो गया सेगमेंट 1, ये हो गया हमारा सेगमेंट 2। तो अभी सेकेंड स्टेप करते हैं, एफबीडी बना लेते हैं। अब सेगमेंट 1 पे लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स P, वैसे ही सेगमेंट 2 पे भी लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स P, बट डिफॉर्म हुआ नहीं, विच मीन्स बॉडी ने अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप किया था एंड हम उस रेजिस्टिंग फोर्स को नेम करते हैं F। ठीक है, सो बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता है कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में तो सबमेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड सबमेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इज इक्वल टू 0, राइट? ये हमें पता है बेसिक चीज। सो अगर हम सेगमेंट 1 को कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं कि P माइनस F इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली अगर हम सेगमेंट 2 की बात करें तो F माइनस P इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी कि P इज इक्वल टू F फॉर सेगमेंट 1 एंड सिमिलरली F इज इक्वल टू P फॉर सेगमेंट 2। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा बॉडी भी अपने अंदर उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी सो दैट डिफॉर्मेशन हो नहीं। एंड एक और चीज, अगर ये बॉडी पे दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो आप कहीं पे भी सेक्शन काटो एंड कितने भी सेक्शन काटो, हर सेक्शन पे टेंसाइल फोर्स ही लगेगा। ठीक है, तो इसे और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिर्फ एक सेगमेंट कोई भी कंसीडर करते हैं। सपोज हमने सेगमेंट 1 कंसीडर किया,
सपोज ये हमारा सेगमेंट 1 है, हमने देखा कि ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स था P एंड ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स था F। बट ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ना, ये किसी एक पॉइंट की वजह से डेवलप नहीं हुआ, ये पूरे फाइबर ने कुछ कुछ अमाउंट का फोर्स डेवलप किया होगा एंड उन सब फोर्स का सबमिशन जब हमने किया तो हमारा ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ। ठीक है, सो वी कैन से दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ओके, सो वी कैन से सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये रेजिस्टिंग फोर्स है, इस केस में हमने फाइंड किया तो हमारे रेजिस्टिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर मिला। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज ऑलवेज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एंड जो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, वो होता है हमारा प्रेशर। बहुत लोगों को प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। सो हम एक बेसिक डिफरेंस देख लेंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस is internal resisting force per unit area। ठीक है, बट जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, दैट इज नॉर्मल लोडिंग की वजह से भी हो सकता है, एंड स्ट्रेस हमारा हो सकता है शेयर लोडिंग की वजह से। मतलब स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, बट प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल। बाय दिस आई मीन कि प्रेशर हमेशा नॉर्मल फोर्स की वजह से ही होगा। ठीक है, देख लिया था कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें ना, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन एंड एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। देयरफॉर स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को मेगा पास्कल में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे गीगा पास्कल में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी स्ट्रेस को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू MPa। ठीक है, वी ऑल नो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵ mm। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, न्यूटन अपॉन 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। So this would be equal to Newton upon 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर, which will be equal to 10⁶ Newton per meter square, which would be equal to MPa। ठीक है, सो अब यूनिट भी हमने देख लिया। अब कहीं पे भी अगर हमें यूनिट को और कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे न्यूमेरिकल में कर लेंगे। ओके, अब हमने यूनिट्स देख लिया, तो अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेस किस टाइप का क्वांटिटी है। हमें स्कूल टाइम से 2 क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से पता होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो कोई भी क्वांटिटी जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सके, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेंथ लू, लेंथ को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड इनफ हो जाता है, राइट। बट अगर मैं फोर्स की बात करूंगा ना, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए
मुझे मैग्नीट्यूड भी लगेगा प्लस उसका डायरेक्शन भी लगेगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होते ही फोर्स का नेचर टोटली चेंज हो जाता है, राइट। बट जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस में तो फोर्स भी आता है, एरिया भी आता है, ठीक है। सो वी कैन से कि स्ट्रेस हमारा 3 चीज पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन एंड थर्ड एरिया, राइट। सो जो भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंडेंट हो, डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट हो और एरिया पे भी डिपेंडेंट हो, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। सो स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, ओके। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या होते हैं। ओह सॉरी, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या होते हैं। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की बात करूं तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है वो देख लेंगे एंड उसके बाद हम आगे वाले स्ट्रेसेस देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस, या डायरेक्ट स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस, जब भी नॉर्मल वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ये नॉर्मल लोडिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल लोड या तो टेंसाइल हो सकता है या ये कंप्रेसिव भी हो सकता है नेचर में, बट बाय साइन कन्वेंशन हम ऑलवेज टेंसाइल को पॉजिटिव लेते हैं एंड कंप्रेसिव को नेगेटिव लेते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस डेवलप होता है पैरेलल फोर्स की वजह से। सपोज ये मेरा एक बॉडी है एंड मैं इस प्लेन पे एक पैरेलली फोर्स लगा रहा हूं, तो जैसे वहां पे हमने स्ट्रेस वर्कआउट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम एक सेक्शन ले लें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे भी बॉडी ने अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप किया होगा, ठीक है। बट वहां पे जो एरिया हमने कंसीडर किया था वो था हमारा क्रॉस सेक्शन, राइट। अब यहाँ पे ये फोर्स इस प्लेन के पैरेलल में लग रहा है, सो शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड इट इज शियर फोर्स बाय शियर एरिया, ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेसेस देखते हैं क्या होता है। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब जैसे कि हमने स्टडी किया कि जब भी लोडिंग का नेचर चेंज हो जाता है तो डिफॉर्मेशन भी किसी और टाइप से होने लगता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस जो होते हैं ना, ये बेंडिंग की वजह से जनरेट होते हैं या ये ट्विस्टिंग की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। इस मॉड्यूल में हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज इसके लिए एक टोटली अलग मॉड्यूल डिजाइंड है, हम उसके बारे में वहां पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थर्ड टाइप ऑफ जो स्ट्रेस होता है वो होता है कंबाइंड स्ट्रेस। इसमें बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग दोनों साथ में होता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे कंबाइंड स्ट्रेस। सो अभी तक हम लोग देख चुके थे कि स्ट्रेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या होते हैं, राइट। सो हमें इतना पता चल गया कि कभी भी अगर किसी भी बॉडी पे हम एक एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो एक्सटर्नल लोड हमारे बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, बट उस डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश बॉडी अपने आप में कर लेती है। सो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस
इज एन इंटरनल सेटअप, ठीक है। बट जब भी हम स्ट्रेन की बात करेंगे ना, तो स्ट्रेन डील करता है डिफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। सो स्ट्रेन इज नथिंग बट मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। अब तक हम लोग देख रहे थे कि अगर हमारा एक बॉडी है, ठीक है, अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि बॉडी पे जब भी कोई लोड लग रहा था तो बॉडी अपने अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर रही थी, राइट, एंड उसकी वजह से डिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। बट सपोज अभी टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा हुआ है एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि फोर्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी अपने अंदर डिफॉर्मेशन शो करेगी, ठीक है। सो ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है, तो इसमें क्या होगा, बॉडी एलोंगेट होगी, राइट। तो जैसे कि पहले अगर ये बॉडी थी एंड इसका लेंथ था अगर L, और अब जो डिफॉर्मेशन हुआ है हम उसको नेम करेंगे डेल्टा L, तो स्ट्रेन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। अब अगर स्ट्रेन की बात करें तो जैसे स्ट्रेस में यूनिट होते थे वैसे स्ट्रेन में अगर देखा जाए तो डेल्टा L भी हमारा मीटर में होगा जो कि चेंज इन डायमेंशन होगा, एंड जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो भी मीटर में होगा। सो मीटर से मीटर कैंसल, वी कैन से कि स्ट्रेन इज यूनिटलेस, ठीक है। सो जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखे थे वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स भी होते हैं। एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग एक टाइप ऑफ स्ट्रेन होता है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेन। अब जब भी ये वर्ड नॉर्मल आ जाता है ना तो हमारे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि ये जो भी स्ट्रेन होगा ये नॉर्मल लोडिंग की वजह से होगा, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक तो हो सकता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, या ये हो सकता है लैटरल स्ट्रेन। अब जैसे ये हमारा बॉडी था, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो था ये हमारा बॉडी था एंड इसके ऊपर हमने लगाया था टेंसाइल लोड। अब टेंसाइल लोड की वजह से क्या हुआ, बॉडी इलोंगेट हो गया, ओके। एंड जब भी हम किसी भी बॉडी को इलोंगेट करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उसका अगर लेंथ बढ़ता है ना तो उसका लैटरल डायमेंशंस कम हो जाता है। सिमिलरली अगर ये लोड टेंसाइल की जगह कंप्रेसिव होता था तो इसका लेंथ रिड्यूस होता था और इसका लैटरल डायमेंशन जो है वो बढ़ जाता था, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली अगर लैटरल स्ट्रेन की बात करेंगे हम लोग तो लैटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लैटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, ठीक है। अब ये भी यूनिटलेस होता है, ये भी यूनिटलेस होता है।
एंड इससे ना हमारा एक इलास्टिक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट lateral strain upon longitudinal strain. ठीक है. अभी पॉइजन रेशियो जो होता है ये आपके बॉडी का बेंडिंग गवर्न करता है. ठीक है. कितना बेंडिंग होगा वो ये पॉइजन रेशियो गवर्न करेगा. जितना ज्यादा पॉइजन रेशियो होगा उतना ही बॉडी ज्यादा बेंड करेगा. टाइप ऑफ स्ट्रेन जो हम देखने वाले हैं वो है शियर स्ट्रेन. ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होते हैं. ठीक है. सपोज ये मेरा एक बॉडी है जो कि नीचे से फिक्स्ड है. ठीक है. अगर मैं इस बॉडी को नेमिंग करूं, ये मेरा ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है. ठीक है. एंड ये जो मेरा प्लेन है, सपोज मैं इसका नाम देता हूं वाई प्लेन. एंड ये जो मेरा प्लेन है इसका मैं नाम देता हूं एक्स प्लेन. ओके. मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की नहीं. ये जो y है और ये जो x है ये प्लेन के नाम है. ठीक है. अब अगर मैं इस BC प्लेन पे एक शेयर फोर्स लगा दूं इसकी इंटेंसिटी P हो, तो ये क्या करेगा, ये मेरे बॉडी को टुवर्ड्स राइट पुश करने की कोशिश करेगा. ठीक है. बट क्योंकि मेरी बॉडी नीचे से फिक्स्ड है, यहां पे एक रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसकी इंटेंसिटी भी P के बराबर होगी. अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है. सिमिलरली जो रिएक्शन है वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा है. अगर ये दोनों फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये मेरे बॉडी को टुवर्ड्स राइट घुमाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो ये जो पॉइंट बी है इस फोर्स की वजह से शिफ्ट होके कहीं यहां पे आ जाएगा बी डैश पे. एंड ये जो पॉइंट सी है ये भी शिफ्ट होके कहीं यहां पे सी डैश हो जाएगा. ठीक है. हमने देखा कि ये फोर्स की वजह से जो पॉइंट बी पहले यहां पे इनिशियली स्ट्रेट हुआ था वो अब बी डैश पे पहुंच गया. जो ये पॉइंट सी था वो सी डैश पे पहुंच गया. ठीक है. तो जो पॉइंट लोड लगने से पहले ए बी प्लेन जो स्ट्रेट था अब वो इंक्लाइंड हो गया. सिमिलरली जो प्लेन सी डी स्ट्रेट था वो अभी सी डैश डी इंक्लाइंड हो गया. ठीक है. तो ये जो इंक्लिनेशन होता है इसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन. ओके. सो फाई इज नथिंग बट एंगुलर डिफॉर्मेशन. ये जो शियर स्ट्रेन होता है ये हमें ये बताता है कि जब भी कोई पैरेलल फोर्स लगे तो उसकी वजह से बॉडी के एंगल में कितना चेंजेस आए. ठीक है. अब ये तो हो गई हमारी शियर स्ट्रेन की बात. हम इसे फाई को ढूंढ भी सकते हैं. tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ऑपोजिट साइड है हमारा बी डैश एंड एडजेसेंट साइड है हमारा ए बी. ठीक है. बट हमें पता है कि जब भी हमारा एंगल बहुत छोटा होता है तो हम tan फाई को फाई कंसिडर करते हैं. सो वी कैन से कि फाई इज इक्वल टू बी डैश अपॉन ए बी. ठीक है. सो ये तो हो गई हमारी शियर स्ट्रेन की बात. बट अगर ये बॉडी डिफॉर्म हो गया तो इसका ये मतलब हो गया कि बॉडी ने स्ट्रेस डेवलप ही नहीं किया. ओके. सो अगर प्रैक्टिकली हम कभी भी देखें ना तो क्या होता है, इस फोर्स की वजह से जो ये बॉडी है ये यहाँ पे शियर स्ट्रेस डेवलप कर लेगी. तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस डेवलप कर लेगी सपोज वो टाउ वाई एक्स होगा.
ये जो ट और सफिक्स में वाई एक्स है, ये वाई प्लेन डिनोट करता है, एंड ये जो एक्स है ये किस डायरेक्शन में लगा है वो डिनोट करता है, ठीक है। सो इस प्लेन पे एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्स है तो यहाँ पे भी होगा डेवलप। तो जो प्रैक्टिकली हम कोई भी बॉडी पे एक पैरेलल फोर्स लगाते हैं ना, एंड वो अगर बॉडी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, तो प्रैक्टिकल केस में शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस साथ में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जब भी यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा तो जिस डायरेक्शन में या जिस प्लेन पे फोर्स लग रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर फेसेस पे ऑटोमेटिकली बॉडी शेयर स्ट्रेस डेवलप कर लेगी, ठीक है। सो अब जो हमारा फोर्स लग रहा है वो बीसी प्लेन पे लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर फेसेस हो गए ए बी एंड सी डी। तो सी डी एंड ए बी पे बॉडी अपने आप से फोर्स डेवलप कर लेगा, ठीक है। एंड इस फोर्स की वजह से जो शेयर स्ट्रेस होगा वो भी सेम होगा। इसी शेयर स्ट्रेस को जो बॉडी अपने आप से डेवलप कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। एंड प्रैक्टिकल केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। जब भी शेयर फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता है तो बॉडी अपने परपेंडिकुलर फेसेस पे शेयर स्ट्रेस डेवलप कर लेती है, सो दैट उसमें डिस्टॉर्शन ना हो। अब ये जो फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये क्या करेगा ना, ये बॉडी जो क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ये बॉडी अपने आप से उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपने पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसके इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेस कितना भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ये उतना ही डेवलप होगा जिससे कि बॉडी अगर डिफॉर्म हो जाए तो वो अपने पोजीशन पे आ सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।